हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी जीएल स्टोरी टेलर और राइटर। बिना किसी देरी के आते हैं सीधा स्टोरी पे। फोर्स लव का पार्ट 83। पिछले पार्ट से आगे चलेंगे हम सब। ओके। काव्या को दिखाते हैं जिसने रूही को स्लैब में बिठाया था और एक हाथ से उसकी कमर पकड़ी थी और दूसरे से वो उसकी नेक को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और उसके नेक एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर करना करती है स्टार्ट अपने माउथ से। और रूही उसके हाथ बस में नहीं रहते हैं अपने। वो जल्दी से काव्या के बालों को पकड़ लेती है एंड काव्या रूही की नेक पे इतने निशान बना लेती है। रूही बेचैन हो उठती है उन सब से। उसकी आवाज़ें निकलना स्टार्ट होती है और रूही जल्दी से एक हाथ काव्या के शोल्डर पे रख के दूसरे हाथ से अपने एक फिंगर को हल्का बैंड कर अपने दांतों तले दबा देती है, मानो वो उन आवाज़ों को निकलने से रोक रही हो। उसकी तड़प चाहिए थी काव्या को, जो कि इस चीज़ से रुक रही थी। और काव्या रूही की कमर को प्रेस करती है जिससे रूही के एक हाथ काव्या के शोल्डर पे और टाइट जम जाता है। और एक तो उसने अपने दांतों तले रखा था और काव्या कुछ टाइम के बाद अपना सर रूही के नेक से हटा के देखती है रूही को। और रूही की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और काव्या कहती है, रूही प्लीज़ इसे होल्ड मत करो, कुछ भी होल्ड मत करो। जो निकल रहा है जैसे निकल रहा है निकलने दो, मुझे ये चाहिए। रूही की आंखें बंद थी और सांसें उखड़ी उखड़ी। वो धीरे धीरे अपना हाथ हटा देती है अपने माउथ से और उसका ये करना था। यहाँ काव्या रुकी ही नहीं, वो ना रूही के गले तक हाथ ले जाती है और वहाँ पकड़ के किस्सी करना करती है स्टार्ट। काव्या की फ्रस्ट्रेशन रूही के लबों से निकल रहा था। रूही के गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लबों का रस काव्या अच्छे तरीके से निचोड़ लेती है और जब जब वो सूखे पड़ते हैं काव्या अपने मुंह के तरल पदार्थ से उनको भली भांति नरम करती है। नरम इतना कि फिसलना स्टार्ट हो जाता है और ये चीज़ दोनों को एक अलग दुनिया का सफ़र कराने में मदद करती है। और ये बहुत अच्छे से चल रहा था। अचानक काव्या के मन की उलझने उसके बाजुओं में, उसके हाथ में, उसके पूरे शरीर में उतर जाती है। उसके हाथ धीरे धीरे रूही के केशों की तरफ जाते हैं और उसकी कमर पर एक हाथ अपना दबाव बनाता है। रूही कुछ समझ पाती, काव्या एक झटके में रूही के केशों को जकड़ के उसका सर हल्का पीछे करती है जिससे इनके काम में रुकावट हो जाती है। और काव्या की आंखों में दर्द दिखता है, सिर्फ दर्द। वो अपनी सांसों को रूही की आह पर उसकी नेक पे छोड़ती है और कहती है, रूही प्लीज़ प्लीज़ बताओ मुझे, प्लीज़ बताओ क्या बात है, कुछ बात है तो प्लीज़ बताओ। बट रूही कुछ जवाब ही नहीं देती। उसको इस वक्त दर्द हो रहा था। उसके हाथ काव्या के शोल्डर से हट कर अपने बालों पे चले गए थे जहाँ काव्या की पकड़ थी। वो कुछ भी नहीं कहती है। उसे पता था कि अगर वो कुछ बोले सारे रिश्ते बिखर जाएंगे, काव्या राहुल को मार डालेगी और हंसता खेलता परिवार टूट जाएगा सिर्फ उसकी वजह से। और उसे कहीं ना कहीं काव्या गुनहगार भी लग रही थी और कहीं नहीं लग रही थी, लेकिन उसका प्यार इन सब के आगे था। उसको सबसे ज़्यादा डर इसीलिए था कि राहुल ने बताया था कि वो लोग काव्या को मारने का प्लान कर रहे हैं। वो नहीं चाहती थी कि काव्या को कुछ हो, वरना वो मर जाती। अभी घर वालों के साथ की वजह से कोई डायरेक्ट हमला नहीं कर रहा, और अगर घर ही बिखर जाए तो क्या होगा। काव्या का साथ कोई नहीं देगा, उसकी काव्या को वो खो देगी। इसी डर की वजह से इसीलिए वो कुछ नहीं बोलती, बस सोचती है कि एक बार मैं उस लड़की को देख लूँ, सच झूठ सब कंफर्म हो जाए, फिर मैं उन लोगों के पैर पकड़ लूँगी, माफ़ी मांगूंगी, खुद को ख़त्म करवा लूँगी, बस इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रूही की सोच इतनी ही काव्या तक ही थी। रूही की सोच इतनी ही काव्या तक सीमित थी, ना उससे आगे ना उससे पीछे, बस काव्या तक। बस काव्या के लिए सब कर रही थी वो, लेकिन वो रास्ता सही नहीं चूज़ करती। और जब काव्या कुछ जवाब नहीं सुनती है रूही के मुंह से, उसके दर्द में इजाफा हो जाता है और गुस्से में भी। वो ऐसे ही रूही के बाल थामे अपनी जीन्स पर अपना एक हाथ रखती है, उसके बटन खोल देती है, फिर वो रूही को ऐसे ही पकड़े देखती है एक नज़र, और उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो अपना हाथ रूही के ब्लाउज पे रखती है और उसके
बिल्कुल नहीं होता, वो जल्दी से उसको खोलने लगती है, बट उससे बिल्कुल नहीं होता, वो जल्दी में कर रही थी। और फिर वो एक हाथ से रूही के बाल थामे दूसरे से उसके ब्लाउज की डोरी को खोलने लगती है, बट उसके हाथ कांप रहे थे, उससे हो ही नहीं पाता। यह रूही की आंखें नम हो गई थी, वो पता नहीं इतनी मासूम क्यों थी। और वो ऐसे ही अपने बालों से अपना हाथ हटा के अपने बैग पे रखती है और काव्या के हाथ को पकड़ के डोरी से हटा देती है। और काव्या इस चीज़ से घूरती है रूही को और कहती है, देखो मुझे चाहिए ये, मुझे इस वक्त चाहिए, सो हाथ हटाने की भूल मत करना दोबारा प्लीज़। यहाँ रूही कुछ जवाब ही नहीं देती, वो बस खुद अपनी डोरी पे अपने दोनों हाथ रख के कुछ टाइम के बाद उसे खोल डालती है। और काव्या देखती है रूही को, वो बस देखती ही रहती है। यहाँ रूही उसे रिमूव कर देती है और कैद से आज़ाद करती है उनको। और काव्या की नज़र जैसे वहाँ पड़ती है, उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक पैदा हो जाती है। वो जल्दी से बिना सेकंड गंवाए अपनी जुबान का प्रयोग करती है स्वाद लेने के लिए। और रूही को ये चीज़ पागल करती है, उसकी नेक और पीछे हो जाती है इस चीज़ से। उसके बाल पीछे स्लेब में लहराते हैं और हाथों को वो स्लेब पर टिकाए ही रहती है। इस बार काव्या को नहीं पकड़ती और काव्या अब पीने लगती है बहुत अच्छे से, तंग करती है, दर्द देती है, इवन निशान देने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयत्न करती है। रूही को ऐसा लगता है काव्या एक भूखा शेर है जो बरसों बाद किसी खाद्य पदार्थ को खा रहा है। और इससे रूही की वो आवाज़ें निकलने से कोई नहीं रोक सकता था। पूरा वॉशरूम इवन उसके रूम तक की आवाज़ें अपना घर कर लेती है। और काव्या 20 मिनट के बाद पीछे हट जाती है, रूही के बाल भी छोड़ देती है और कुछ कदम बैक आके वो देखती है रूही को, जो कि खुद की सांसें धड़कनों को काबू करने का जतन कर रही थी। और काव्या 2 कदम पीछे लेके एकदम से 5 कदम आगे ले लेती है और रूही को उसकी कमर से थामे रफली उसकी साड़ी को कमर पर ले लेती है, मतलब उसकी साड़ी को नीचे से ऊपर कर कमर तक ले लेती है और अपने हाथ को अपने करीब कर अपने मुंह से तरल पदार्थ को अपने हाथों पे उड़ेलती है। और रूही कुछ समझती कि क्या हो रहा है। रूही को अपनी जगह काव्या का हाथ फील होता है और काव्या अप्लाई करती है उस तरल पदार्थ को रूही को देखती है वो अब और कहती है, रूही लुक एट मी। बट रूही नहीं देखती। काव्या कहती है, रूही आई सेड लुक एट मी, बट रूही फिर भी नहीं देखती। रूही को तो बस छी वाली फीलिंग्स आ रही थी। और काव्या अगेन कहती है, रूही तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। बट रूही कुछ जवाब नहीं देती और कुछ टाइम के बाद रूही का मुंह खुले का खुले रह जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और आवाज़ें इतनी तेज कि रूही ऐसे ही एकदम देखती है काव्या को, घूरती है। अब प्रॉपर उसकी नज़र काव्या पे पड़ती है और वह घूरती है काव्या को और कुछ कहती, काव्या अगेन वही करती है, जिससे रूही कुछ बोल ही नहीं पाती, उसकी आवाज़ निकलती है बस। उसे इतना गुस्सा और दर्द फील होता है क्योंकि काव्या रूही में उतर चुकी थी और काव्या अब करती है स्पीड तेज, अपने कार्य को गति देती है, जिससे रूही ना चाहते हुए भी बैलेंस बनाने के लिए काव्या के शोल्डर को थाम लेती है। और उन दोनों की बॉडी बहुत ज़्यादा कंपन कर रही थी, बहुत ज़्यादा कांप रहे थे दोनों। और ऐसे ही बहुत टाइम बीत जाता है, फिर काव्या इस चीज़ को रोक लेती है और बहुत स्पीड के बाद एकदम रुक जाना, रूही की सांसों में सांस आ जाती है। रूही बस खुद के हेड को काव्या के शोल्डर पे टिका लेती है और हाथ भी वो शोल्डर पे ही रखे रखती है। काव्या सेंस में आती है जैसे ही, और वो रूही को सडनली बहुत टाइट हक करती है, बहुत ही ज़्यादा। और रूही को यही चाहिए था, काव्या उसे सीने से लगाए रहती है बस, उसके बालों पे हाथ फेरती है। रूही को अभी भी दर्द था। काव्या उसे ऐसे ही नीचे अपनी गोदी में ले आती है। रूही काव्या की बाहों में सब भूल गई थी। उसे इस वक्त जहाँ दर्द है वहाँ मरहम चाहिए था। दिल को तो काव्या के सीने से लगे सुकून मिल जाता है, बट जहाँ जलन हो रही थी, जहाँ उससे जल रहा था, वहाँ काव्या सुकून देने वाली थी। अब वो ऐसे ही रूही को गोदी ले लेती है, काव्या के कमर के अगल बगल रूही के पैर वो स्थिर करती है अच्छे से, बहुत प्यार से। और फिर काव्या थोड़ा सा सेट करती है खुद को सेट करके ऐसे ही अपनी बॉडी को रब करना करती है स्टार्ट। और रूही बस काव्या से लगी हुई रहती है। फिर इनका ये चलता है,
बहुत अच्छे से। काव्या कुछ टाइम के बाद जब देखती है थोड़ा सुख है, देन वो कुछ तरल पदार्थ अप्लाई करती है अपने ही माउथ से, एंड फिर अपनी चीज़ें कंटिन्यू रखती है और उससे ऐसे ही पकड़े अब बढ़ाती है वो अपने कदम शावर के नीचे और नीचे ले आती है रूही को ऐसे ही थामे और बस शावर ऑन करती है। पानी की बूंदें दोनों के माथे से शरीर में उतर जाती है और ये बस बाहरी ठंडक थी, जबकि दोनों के अंदर एक आग जल रही थी। और रूही एक पल अपना चेहरा काव्य की गर्दन से नहीं हटाती, एक पल भी नहीं हटाती। दोनों भीग जाते हैं अच्छे से और काव्य कहती है अब रूही। रूही ऐसे ही कहती है जी। काव्या कहती है रूही आई एम सॉरी। रूही कहती है नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये दर्द मुझे भी चाहिए था ताकि मैं बाकी दर्द भूल जाऊं। काव्या कहती है क्या बोला तुमने? रूही कहती है कुछ नहीं। काव्या कहती है देखो रूही, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, तुम्हारी सोच से परे इतनी ज़्यादा पागल हूँ। तुमको कुछ भी बात बतानी हो, कुछ भी कहना हो, मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ सोचने समझने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। रूही आई लव यू। रूही इस चीज़ का जवाब कुछ नहीं देती, काव्या को अपनी बाहों में कस देती है। कहती कुछ नहीं, बस काव्या को सुकून और खुद को सुकून देना चाहती थी वो इस टाइम। और वो बस काव्या को और ज़ोर से कस लेती अपनी बाहों में और उसे आज इस चीज़ को क्लियर भी करना था। काव्या भी रूही को सीने से लगाए बहुत अच्छे से अपनी बाहों में कैरी करती है। इस बीच रूही के पास एक भी कपड़े नहीं बचे थे, कुछ भी नहीं। काव्या सब हटा चुकी थी और काव्या रूही को ऐसे ही रूम में ले आती है, वॉशरूम से बाहर रूम में ले आती है। और रूही शर्म के मारे और दर्द के मारे काव्या के सीने से अपना सर ही नहीं हटाती, बिल्कुल नहीं हटा रही थी। काव्या बहुत प्यार से रूही को पैम्पर करती है और वहाँ से रूही को टॉवल में कवर कर लेती है और वहीं पे बिठा देती है बेड में। फिर वो रूही के लिए कपड़े निकालती है और खुद के लिए भी, और पहले खुद के कपड़े पहनती है। रूही तो काव्या पे देखती रहती है बस। और काव्या जल्दी से अपने कपड़े पहन के रूही के पास आती है और रूही का फेस हाथों में थामे उसका माथा चूमती है। और इस चीज़ से काव्या मन में ही कहती है प्लीज़ रूही मत जाना प्लीज़, मुझे पता है तुम गलत नहीं हो ही नहीं सकती हो तुम गलत। मेरा गुमान है तुम पे, बरकरार रखना है इससे प्लीज। और वो रूही को कहती है जान क्या मैं पहनाऊँ? रूही हाँ में सर हिलाती है और काव्या बहुत प्यार से रूही को उसके कपड़े पहनाने लगती है। वो वहाँ से एक एक कर कपड़े लेके रूही को पहनाती है और रूही अब देखती है काव्या को कि आज मुझे छेड़ा नहीं, तंग नहीं किया। और काव्या कुछ नहीं करती, बस रूही को कपड़े पहनाती है और फिर सब क्लीन करके सब सामान को सही करके रूही के पास आ जाती है। और वो रूही के पास आई ही थी कि रूही का मन बस में नहीं रहता। उससे आज बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। वो काव्य को ऐसे ही देखना चाहती थी, सॉरी, वो काव्य को ऐसा नहीं देखना चाहती थी, वो सब क्लियर करना चाहती थी। वो सब क्लियर करना चाहती थी आज, क्योंकि उससे काव्य से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब फिजिकल दूरी से ज़्यादा ख़राब होती है मन की दूरी, जो इंसान को खा जाती है, कहीं का नहीं छोड़ती। रूही जैसे काव्य को उसके पास बैठा पाती है, वो काव्य को देख के उसकी शर्ट से पकड़ के बहुत ज़ोर से हक कर लेती है काव्या को। और काव्या भी जल्दी से अच्छे से रूही को हक बैक करती है, उसके पास लेट जाती है और रूही को अपने सीने से लगा के रखती है और कहती है जान दर्द हो रहा है क्या, बोलो ना। रूही बहुत धीमे कहती है हो रहा है और चल भी रहा है। काव्या कहती है आई एम सॉरी जान, आप रुको, हमें मेडिसिन। और वो जाने को होती है कि रूही जल्दी से उसकी शर्ट को और टाइट पकड़ के उसे और टाइट हक करती है और कहती है कहीं मत जाओ प्लीज, यही रहो ना मेरे पास। काव्या कहती है बट जान मेडिसिन लगाना जरूरी है, जल रहा तो। रूही कहती है नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी, उतना भी नहीं है, अभी अभी हुआ है ये सब, तो ये तो होगा ही ना। तो काव्या कहती है ओके जान, बट मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो पहले से आप परेशान थे और फिर मैंने भी आपको दर्द दे दिया, मैं आपके पास ही हूँ ओके। और अब हम यहाँ ज़्यादा नहीं रुकेंगे, जो भी काम हो हम कल तक चले जाएंगे यहाँ से, मुझे नहीं मतलब किसी भी काम से। वो बस ऐसे ही बोलती है ये सब। और रूही जल्दी से कहती है नहीं आप टेंशन मत करें ना, मैं ठीक हूँ, आप जाइए, आज पापा के साथ जाइए, बस एक चीज़ है कि जल्दी आ जाना ओके। काव्या कहती है लेकिन जान। रूही कहती है प्लीज़, और हाँ ख्याल रखना अपना, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। फिर काव्या कुछ नहीं कहती, वो बस चुप ही रहती है। और कुछ टाइम के बाद
उसका फ़ोन होता है रिंग और वो जल्दी से फ़ोन उठाती है। वहाँ कॉल थी उसके पापा की। वो कहती है ओके पापा आ रही हूँ मैं बस। और काव्या रूही का माथा चूमती है और कहती है जान ख्याल रखना अपना, ओके मैं जल्दी आऊँगी। रूही भी स्माइल कर काव्या को विदा करती है और काव्या जल्दी से रूम से निकलती है सीढ़ियों के पास और वहाँ से उतरने को होती है कि तभी उसके कदम अचानक रुक जाते हैं क्योंकि सीढ़ियों से ऊपर आ रही होती है तन्वी और यहाँ दोनों के कदम रुकते हैं। तन्वी देखती है काव्या को और काव्या बस एक पल के लिए रुकती है, फिर दूसरे ही पल नजरें हटा के नीचे आ जाती है प्रॉपर। और तन्वी काव्या के चेहरे पे लिखी उदासी को पढ़ लेती है। वो काव्या से गुस्सा तो थी लेकिन उसका प्यार ज़्यादा था गुस्से से। वो कहती है इससे क्या हुआ, हमारी वाली बात से लेके इतनी परेशान है या फिर कुछ और। फिर वो सोचती है कि कुछ तो बात है, कुछ और बात होगी। और वो भी जल्दी से उतर के आती है नीचे हॉल में सीढ़ियों से। और तब तक काव्या वहाँ से चली गई थी और तन्वी हॉल में काव्या की माँ से कहती आंटी जी काव्या कहाँ गई। तो वो बताती है कि बेटा अब हमें एक हफ्ता और रुकना है यहाँ। पता नहीं इनका मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आता। मेरी बच्ची के चेहरे की रौनक छीनने में लगे हैं सब। उसकी उम्र अभी खेलने कूदने की है, मौज मस्ती की है, उससे काम के बोझ तले धकेल रहे हैं सब। मैं तो तंग आ गई हूँ इन सब से। बस एक बार अपनी बच्ची को अपने घर ले जाऊँ। और वो ये कहते कहते किचन में चली जाती है। यहाँ तन्वी भी कुछ समझ नहीं पाती। और अब हमें दिखाते हैं काव्या को जो कि फैक्ट्री पहुंच गई थी और वो अपने पापा से डिस्कस करती है कुछ। उसके पापा बहुत मना करते हैं बट वो कहती है पापा मैं जाऊंगी पापा, कल कल मैं मिस्टर चौधरी के घर जाऊंगी। उसके पापा कहते हैं नहीं बेटा ऐसे अकेले मंगाने का क्या मतलब होता है, ये मेरे को समझ नहीं आया। आप कहीं नहीं जाओगी समझी। काव्या कहती है पापा मैं कोई चीज़ पहले तो शुरू करती नहीं हूँ और अगर कर लूँ फिर उससे पूरा करके मानती हूँ। मैं जाऊँगी वहाँ। उसके पापा दुविधा में पड़ जाते हैं कि आखिरकार वो क्या बोले। उनके तो समझ ही नहीं आता लेकिन वो ये सोच के चलते हैं कि गार्ड्स को साथ भेजेंगे प्रोटेक्शन के लिए। सो वो भी मान जाते हैं और ये लोग वहाँ से अपना काम करने में लगते हैं। यहाँ घर में रूही काव्या के जाने के बाद उठती है। उससे पेन था बट वो दर्द को नज़रअंदाज कर खुद को सही करती है और आ जाती है हॉल में। वहाँ वो काव्या की माँ को कहती है मम्मी जी। तो वो कहती है हाँ बच्चा बोलिए। तो वो कहती है मैं सोचती थी कुछ लेने चली जाऊँ, तो क्या मैं बस कुछ घंटों के लिए जा सकती हूँ। वो कहती है बेटा अगर जाना था तो काव्या को बोल देते या बुला लो उसको। रूही कहती है माँ मैं बस जल्दी आऊँगी, वो काम करके थक जाएंगे, उनके आने से पहले मैं आ जाऊँगी। वो कहती है लेकिन रूही रूही कहती है मैं ड्राइवर के साथ जा रही हूँ माँ, अगर आप इजाज़त दो तो, वरना नहीं। यह वो कहती अरे इसमें इजाज़त की क्या बात, अब जाइए आराम से जाइए ओके, बस ख्याल रखना अपना, किसी को साथ ले जाना ओके। तो वो कहती ओके माँ। एहन रूही निकल आती है बाहर घर से। वो कार तक आती है, ड्राइवर भी तैयार था और वो कार में बैठ के आ जाती है एक पार्क तक। और भाई वो वहाँ रुक के पार्क की तरफ बढ़ती है। अब आज उसका दिल उसके बस में नहीं था। उसको हद से ज़्यादा डर और घबराहट हो रही थी लेकिन उसे सब क्लियर जो करना था। वो कुछ आगे ही आती है कि तभी उसके कदम एक आवाज़ पे रुक जाते हैं भाभी जी। और रूही पलटती है पीछे, वहाँ था राहुल। और रूही उसे देखती है और वो जल्दी से रूही के पास आके कहता है भाभी जी आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना, कुछ लेंगे आप, कुछ लाऊं आपके लिए, आपको धूप तो नहीं लग रही ना, बैठिए ना छाँव में। वो बहुत ज़्यादा केयर करने का एक्ट कर रहा था। रूही कहती है देखिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, मैं बस आपसे बात करना चाहती हूँ। यह राहुल कहता है जी बोलिए ना। वैसे एक बात बोलूँ, पहले भी हमने घर पे बात की थी तो आज यहाँ क्यों। रूही कुछ पलों के लिए खामोश होती है, फिर वो कहती है क्योंकि आज घर पे ये थे और आपको पता है ना, इनको जरा सा भी कुछ पता लगा तो क्या होगा आप जानते हो ना। राहुल कहता है हाँ पता है भाभी जी, और उसने सीखा ही क्या है गुंडागर्दी के अलावा। और भाई रूही काव्य के खिलाफ कुछ नहीं सुन पाती आज। आज क्या वो पहले भी नहीं सुन पाती थी, बस उसका दिल कमज़ोर था। और वो एकदम से राहुल के आगे अपना हाथ कर कहती है बस बहुत हुआ, इनके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं। और राहुल फ्रीज। वो रूही की आंखों में आग देख के डर जाता है और मन में ही कहता है यार इतनी अच्छी खासी आग लगाई थी मैंने, अब क्या हुआ।
वो कहते हैं बट भाभी जी आपको पता है ना उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। रूही कहती है ये साबित नहीं होता कि उन्होंने ही किया है। और राहुल को धक्का लग जाता है इस बात से कि मैंने क्या सोचा था और रूही बोल क्या रही है। वो इस चीज़ से उभरा भी नहीं था कि रूही सख्त लहजे में कहती है मेरा हृदय कमज़ोर है, किसी के साथ गलत होता है, ना मैं सुन सकती हूँ और ना देख सकती हूँ। माना होंगे ये गुनहगार, इनको इसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले ये है, और चाहे गलत ही सही, मेरे लिए मेरा परम कर्तव्य यही कहता है कि मैं इनका ही साथ दूँ। मेरा सारा संसार है ये। और भाई ये सुन के राहुल को इतना गुस्सा आता है वो अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर देता है। और रूही कहती है और मैं तो जानती भी नहीं उस लड़की को, कैसे मान लूँ ये सब, झूठ भी तो हो सकता है। और राहुल गुस्से में कहता है झूठ, झूठ है ये सब, कभी उस हॉस्पिटल, और वो जल्दी से उस हॉस्पिटल का नाम बोल देता है और कहता है कभी उस हॉस्पिटल में जाके देखना, ठीक है, उसकी कंडीशन देखना, नफरत हो जाएगी आपको अपने सुहाग से। और रूही यही बस यही नाम जानना चाहती थी और उस पर इतना दिमाग तो था, वो राहुल को नहीं ले जाना चाहती थी वहाँ, ना उसे बताना, क्योंकि कुछ भी बोले बट उससे राहुल पे यकीन नहीं हो रहा था। उसका मन कहीं ना कहीं ये मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। और वो एक अच्छी चाल चलती है, राहुल को बिना बताए नाम जान लेती है और राहुल का जवाब देते हुए कहती है मेरे सुहाग ने सही किया या गलत, उनके बारे में कहने का किसी को हक नहीं है, और ना मैं सुन सकती हूँ ये सब, समझे। और रही बात आपके साथ गलत की, तो ये चीज़ें भी सामने आ जाएंगी, क्यों और कैसे हुई। वरना मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि अगर वो इतने गलत है तो घर वालों की नज़रों में सही है, समझे। और आप चुप बैठोगे आपके साथ इतना बुरा होगा तो। और वो ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है, जहाँ राहुल के पैरों के नीचे से ज़मीन गायब। वो सोचता है कि अब इसे क्या हो गया, अच्छी खासी मैंने मेहनत कर ली थी, इसका ध्यान भटकाने में उसे इतना गुस्सा आता है कि वो कहता है ये क्या बकवास करने के लिए आई थी यहाँ। और रूही कार तक आके ड्राइवर को उस हॉस्पिटल का नाम बोलती है एंड अब वो निकलती है हॉस्पिटल के लिए। और राहुल बस पार्क में ही रह जाता है और जल्दी से उसके पास एक लड़का आता है और वो राहुल को जल्दी से एक फ़ोटोज़ दिखाता है जो उसने क्लिक की थी अभी रूही और राहुल की। और राहुल कहता है ओके गुड, हाँ अब मैं इसे बताऊंगा क्या चीज़ हूँ मैं। और वो वहाँ से निकल जाता है एंड इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।